जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछे गए जीके जीएस और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2016-2017 के जीके जीएस की पीडीएफ, एमपी जीके की पीडीएफ, मैथ्स की पीडीएफ, रीजनिंग की पीडीएफ और हिंदी और इंग्लिश की भी अलग अलग पीडीएफ चाहिए तो आप उसे पीडीएफ फाइल को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को 2016 और 2017 के पेपर एक साथ इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। तो तुरंत यह पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, 43 जिले। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था यदि आपसे पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंहस्थ उज्जैन में प्रत्येक खालिस्तान वर्षों के बाद आयोजित होता है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 12 वर्षों के बाद। सिंहस्थ उज्जैन, सिंहस्थ का मतलब होता है कुंभ मेला। उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों के बाद लगता है और उज्जैन में यह मेला क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से किससे निर्मित एक छोटा संरचना था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, ईंटों से निर्मित। सांची का जो स्तूप है दोस्तों यह ईंटों से निर्मित किया गया है। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, प्रदर्शन से पूर्व की कविता। बरेदी नृत्य में दीवारी जो है यह प्रदर्शन से पूर्व की कविता को कहा जाता है दीवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ढोला मारू जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र में गाया जाता है वास्तविक रूप से किस राज्य का लोकगीत है? कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जितने भी क्वेश्चन है सब एमपीएसआई 2017 से ही पूछे गए थे। तो अभी मैं बताते जाऊंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप लोग मेरे आंसर लगाने से पहले अपना आंसर कमेंट करें और लास्ट में आप लोगों का क्या स्कोर रहा यह भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए यहां पर पूछा गया है, ढोला मारू जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गाया जाता है वास्तविक रूप से किस राज्य का लोकगीत है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान राज्य का। ढोला मारू राजस्थान राज्य का लोकगीत है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। सीएम है अशोक गहलोत। गवर्नर हैं कलराज मिश्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देश के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है? तो यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, लगभग 9.5%, 9.38% जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का भाग है। मतलब भारत के क्षेत्रफल का कुल भाग मध्य प्रदेश के कितने अंतर्गत आता है? तो 9.38। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से होगा 9.5% लगभग। और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है? तो यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, संस्कृत। बांधवगढ़ किले के शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और बांधवगढ़ जो है यह उमरिया जिले में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस ओर है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर दिशा की ओर। राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान उत्तर दिशा की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, हाल ही में शुभारंभ की गई रकम पोर्टल। तो यह 2017 का करंट अफेयर था, इसे हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे? कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न और आने वाली एमपीएसआई एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अकबर के दरबार में। तानसेन को संगीत सम्राट के रूप में जाना जाता है। यह
मुगल सम्राट अकबर के दरबार में थे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और इनका समाधि स्थल भी ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल शासन स्थापित किया था? कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1526 में। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन बाबर था। इसने जो उपाधि धारण की थी तो वह गाजी की उपाधि धारण की थी और इसकी आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, जो कि इसी के द्वारा रचित है, बाबर के द्वारा ही रचित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जो क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया है उसके लिए मैं यहां पर आपको प्रश्न के ऊपर 2022 लिख दूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था, मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1954 में। मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस वर्ष में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था? तो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा प्रश्न। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1955 में। वर्ष 1955 में कान्हा को टाइगर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था। कान्हा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल इसका जो है वह है 940 वर्ग किलोमीटर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यह राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है हमारा, कौन सी पहल औषधि पौधों के साथ वन क्षेत्रों को समृद्ध करने से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, जनवादी संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घनी वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? घने वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सीधी जिला घने वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। और सीधी जिले में मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कमार जनजाति निवास करती है। यह भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला द्वारा शुरू किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मटकी नृत्य। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों में से मटकी नृत्य स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला के द्वारा शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? तो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, नौराता नृत्य। नौराता नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन कहां आयोजित किया जाता है? कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, खजुराहो। वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन खजुराहो में आयोजित किया जाता है। खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो को पत्थर पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ममलेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, ओमकारेश्वर। ममलेश्वर मंदिर ओमकारेश्वर में स्थित है। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बने मानधाता द्वीप पर प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ममलेश्वर स्थित है। यह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 मध्य प्रदेश में है। एक है ओमकारेश्वर ममलेश्वर और दूसरा है महाकालेश्वर उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में रबी फसलों की बुआई का समय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, सितंबर से अक्टूबर के मध्य। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। रबी फसलों की बुआई का समय होता है सितंबर से अक्टूबर के मध्य। रबी फसल के उदाहरण होते हैं गेहूं, चना, अलसी, मटर, आलू। मतलब ठंड के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं वह रबी फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, परमार वंश से। राजा भोज का जो संबंध है यह परमार वंश से था। राजा भोज परमार वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। परमार वंश की राजधानी जो थी वह धार थी। यह भी पूछी जाती है। राजा भोज ने भोपाल के निकट भोजपुर नगर की स्थापना कर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समाचार पत्र केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक ने। समाचार पत्र केसरी की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
कौन से शहर में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कौशल उद्यान ग्लोबल स्किल पार्क निर्माण किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क निर्मित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है हड़प्पा नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किस व्यक्ति ने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बात बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कही गई थी। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे आप। और बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चाय व कॉफी में मुख्यतः कौन सा सक्रिय तत्व पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, कैफीन। चाय व कॉफी में मुख्यतः कैफीन तत्व पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अक्रिय गैसें होती हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इनकी खासियत पूछी गई आपसे। अक्रिय गैसों की जो विशेषता होती है 4 ऑप्शनों में से आपको डिपेंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील। अक्रिय गैसें जो होती है यह रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं, यह रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है, किसी भी क्रिया में यह भाग नहीं लेती। अक्रिय गैसों का अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है और यह 18वें वर्ग में पाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है 18वें वर्ग में पाई जाती है, इन्हें नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाई जाती है? 18वें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सबसे पहली धातु कौन सी है जो मानव के द्वारा उपयोग की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, तांबा धातु। मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु तांबा धातु। मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला हथियार जो है वह है कुल्हाड़ी। यह भी आप याद रखेंगे कि सबसे पहला हथियार कौन सा बनाया गया? कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थे हम कौन सा पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है तो वह किसका वहन करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऊर्जा का। जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करती है तो वह ऊर्जा का वहन करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, यह भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हीरा जिस अकेले तत्व से मिलकर बना होता है उससे और क्या बना होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है हीरा जिसका अप्रूफ है उसका दूसरा अप्रूफ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ग्रेफाइट। हीरा जिस अकेले तत्व अर्थात हीरा जो है यह कार्बन का शुद्धतम अप्रूफ है और कार्बन से ही ग्रेफाइट भी बना होता है। तो यह दोनों किसके बने होते हैं? दोनों ही कार्बन के अप्रूफ है। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया। और हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम अप्रूफ है और जो ग्रेफाइट होता है यह विद्युत का सुचालक होता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अधिक मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग खराब हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यकृत। बहुत अधिक मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने से यकृत अर्थात लीवर खराब होता है। ज्यादा मात्रा में एल्कोहल के सेवन से लीवर सिरोसिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मूल रोम का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मूल रोम का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर है यह जो मूल रोम होते हैं पादपों में उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, यह जड़ों से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करने के लिए होते हैं। मृदा में जो भी खनिज लवण या जल पाया जाता है उसे जड़ों के मूल रोमों के द्वारा पौधों के लिए अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था फ्यूज तार किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निम्न गलनांक बिंदु। फ्यूज तार के निर्माण में टीन तथा सीसा धातु का उपयोग किया जाता है। तो यह भी आप याद रख सकते हैं किन धातुओं का उपयोग किया जाता है? टीन और सीसा धातुओं का उपयोग किया जाता है। फ्यूज तार का गलनांक कम तथा प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, पारे का। सिनेबार पारे का अयस्क होता है। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अपोहन अर्थात डायलिसिस का उपयोग किस मरीज के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, वृक्क की समस्या वाले। जिन भी मानव में किडनी अर्थात वृक्क की समस्या होती है उन्हें के लिए अपोहन या डायलिसिस का उपयोग किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, निम्न में से कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्यूबा देश विश्व का चीनी का कटोरा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, यदि आप लोगों को एमपीएसआई भर्ती क्लियर करना है, मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, गठिया रोग। जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो गठिया रोग होता है। मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव में कितना रुधिर पाया जाता है? तो वह 5 से 6 लीटर औसतन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हमारे सौरमंडल से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा सौरमंडल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नेबुला जो है यह सौरमंडल से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और ग्रह यह सभी सौरमंडल में पाए जाते हैं। सौर परिवार में सूर्य तथा 8 ग्रह और उनके अवग्रह जो उपग्रह हैं वह शामिल हैं। और जो हमारा सौरमंडल है यह किस गैलेक्सी में है? तो आपका आंसर होगा आकाशगंगा गैलेक्सी में है। और इस आकाशगंगा का जो आकार है वह कैसा है? सर्पिलाकार है। तो यह सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, उपरोक्त में से कोई नहीं। जितने भी मसाले दिए गए हैं इनमें से कोई भी जड़ से प्राप्त नहीं होता है। दालचीनी जो है यह एक फल है, छाल से प्राप्त होती है। और जो आपका लौंग है, लौंग एक पुष्प है। और हल्दी जो है यह तने का उदाहरण थे। इनमें से कोई सा भी जड़ से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर में ताप को नियंत्रित करती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी ग्रंथि शरीर में ताप को नियंत्रित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव ग्रंथि है जो कि शरीर में ताप को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के भाव जैसे लव, घृणा, भूख, प्यास इत्यादि का नियंत्रण भी करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक कब होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार अधिक कब होगा? जब लिफ्ट बेग से ऊपर जा रही हो, या बेग से नीचे आ रही हो, या त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो, या त्वरण के साथ नीचे आ रही हो। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो। जब एक लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाती है तो उसमें बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हमारी चेतना खत्म हो जाएगी यदि मस्तिष्क को कितने समय तक रक्त ना मिले? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 5 सेकंड तक। यदि हमारे मस्तिष्क अर्थात ब्रेन को, दिमाग को 5 सेकंड तक यदि रक्त ना मिले तो हमारी जो चेतना है वह खत्म हो जाएगी, हमारा मस्तिष्क मृत हो जाएगा। और मस्तिष्क जो होता है हमारा यह 8 अस्थियों की खोपड़ी में संरक्षित होता है। यह भी आपको याद रखना है कि हमारी खोपड़ी में कितने हड्डियां पाई जाती हैं? तो 8 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डूबे हुए पदार्थों के ढूंढने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, सोनार का। डूबे हुए पदार्थों को ढूंढने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार का उपयोग समुद्र तल में डूबी हुई वस्तुओं को ढूंढने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, थर्मोस्टेट संयंत्र क्या कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, तापमान को नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट संयंत्र तापमान को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है वह हमेशा ऊपर की ओर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होती है। सल्फर डाई का जो सूत्र होता है वह SO2 होता है और यही गैस जो है अम्ल वर्षा का कारण भी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 भी दिखा देता हूं मैं। तो माइकोप्लाज्मा है ऑप्शन नंबर 4। तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव पूछा गया तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक सूखा फल चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया एक सूखा फल चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पाइन से। एक सूखा फल चिलगोजा पाइन वृक्ष से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वे जीव जो बाहरी लक्षणों में एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, फेनोटाइप कहा जाता है।
वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें फेनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हल्के रंग के कपड़े ग्रीष्म ऋतु में पसंद किए जाते हैं क्यों? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4। हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं यह उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, अर्थात इसमें गर्मी कम महसूस होती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में हल्के रंग के कपड़ों का उपयोग किया जाता है। हल्के रंग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं जिससे उष्मा भी परावर्तित हो जाती है और गर्मी के दिनों में हमें कम गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अभ्रक का मुख्य उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, विद्युत उद्योग में। अभ्रक का मुख्य उपयोग विद्युत उपयोग में किया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2016-2017 के जीके जीएस, एमपी जीके और आपके हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रहा हूँ, हिंदी और मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, इन सभी की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और एमपीजीके के बेस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और एमपीएसआई एग्जाम 2022 के लिए हम जल्दी प्रैक्टिस पेपर लाने वाले हैं, तो आप तुरंत चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।